नमस्कार। चलिए आज विश्लेषण करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन का। एक ऐसा साम्राज्य जिसका परचम कभी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर लहराता था। वो आखिर इतनी जल्दी, इतनी तेजी से कैसे बिखर गया? यही यही तो वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देता है। सोचने वाली बात है, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य और सम्राट अशोक की मौत के महज 50 साल के अंदर सब कुछ खत्म, इतिहास का हिस्सा बन गया। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। कुल मिलाकर 5 बड़े कारण माने जाते हैं। हम इनको 2 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। एक, साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरियां और दूसरा, बाहरी खतरे। तो शुरुआत करते हैं पहले कारण से, यानी केंद्र का कमजोर पड़ जाना। और पता है इसमें सबसे अजीब बात क्या है? मौर्य साम्राज्य का जो हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था ना, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। सोचने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त और अशोक जैसे मजबूत राजाओं ने जो सिस्टम बनाया था, वो उनके बाद आने वाले कमजोर राजाओं के लिए आसान नहीं था, बल्कि नामुमकिन था। एक कमजोर राजा इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाल सकता है? इसका असर देखिए, सिर्फ 52 सालों में 6 राजा बदल गए। ये साफ दिखाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। और जब केंद्र ही अस्थिर हो तो साम्राज्य कैसे टिकता? तो एक तरफ थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी। साम्राज्य अंदर ही अंदर 2 और बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। एक तरफ था समाज में बढ़ता हुआ तनाव और दूसरी तरफ खाली होता हुआ शाही खजाना। इन दोनों चीजों ने मिलकर साम्राज्य की नींव को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर दिया। अब देखिए, इसका एक अहम पहलू था ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। अशोक की जो नीतियां थीं, जैसे उन्होंने यज्ञ पर रोक लगा दी थी, इसका एक अनपेक्षित परिणाम हुआ। इससे ब्राह्मण वर्ग, जो उस समय का एक प्रभावशाली वर्ग था, वो नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी आय, उनका इनकम यज्ञ में मिलने वाले उपहारों से आता था। उनकी पूरी सामाजिक प्रतिष्ठा इसी पर टिकी थी। और इसका सबूत इस बात से मिलता है कि जब मौर्य साम्राज्य टूटा तो उसके बाद जो राज्य बने, जैसे शुंग और कण्व, उनके शासक ब्राह्मण ही थे। और उन्होंने आते ही सबसे पहले उन्हीं वैदिक यज्ञों को फिर से शुरू करवाया जिन्हें अशोक ने बंद करवा दिया था। और उधर आर्थिक मोर्चे पर हालत ऐसी थी कि साम्राज्य लगभग दिवालिया होने की कगार पर था। सोच के देखिए, इतनी बड़ी सेना, इतने सारे सरकारी अधिकारी, इन सब पर खर्च इतना ज्यादा था कि खजाना खाली हो गया। हालत इतनी इतनी खराब हो गई थी कि खर्चे पूरे करने के लिए शाही खजाने में रखी सोने की मूर्तियों तक को पिघलाना पड़ गया। ये किसी भी साम्राज्य के लिए वित्तीय पतन की आखिरी निशानी होती है। तीसरी अंदरूनी कमजोरी थी प्रांतों में हो रहा अत्याचारी शासन। जब केंद्र कमजोर होता है तो दूर दराज के इलाकों में बैठे अधिकारी मनमानी करने लगते हैं। बिल्कुल यही हुआ। और जब जनता पर जुल्म बढ़ने लगा तो उन्हें साम्राज्य से अलग हो जाना ही बेहतर लगा। इन दमनकारी नौकरशाहों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, दुष्टमात्य, मतलब दुष्ट अधिकारी। तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि वहां के अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अशोक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को रोटेट किया जाए ताकि कोई एक जगह पर टिक कर पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन समस्या इतनी गहरी थी कि ये उपाय भी काम नहीं आया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टूट-फूट आखिर हुई कैसे और कितनी तेजी से। जैसे ही अशोक की मौत हुई, सबसे पहले तो साम्राज्य ही 2 हिस्सों में बंट गया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। बस फिर तो जैसे लाइन लग गई। पहले कश्मीर आजाद हो गया, उसके बाद कलिंग, गांधार, विदर्भ, एक के बाद एक सारे बड़े प्रांत अलग होते गए। देखते ही देखते जो साम्राज्य कभी पूरे उपमहाद्वीप पर फैला था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। तो ये तो थी साम्राज्य की अंदरूनी कहानी। लेकिन जब घर कमजोर होता है ना, तो बाहर वालों की नजर उस पर पड़ती ही है। और यही बना चौथा और एक बहुत बड़ा कारण, विदेशी आक्रमण। और ये तुलना ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ थे मौर्य, जिन्होंने अपने सबसे कमजोर बॉर्डर, उत्तर पश्चिमी सीमा को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ चीन अपने बॉर्डर पर चीन की महान दीवार बना रहा था, ताकि सिथियन जैसे आक्रमणकारियों को रोक सके। मौर्य शासकों की ये एक भूल विदेशी ताकतों के लिए आक्रमण का दरवाजा खोलने जैसी थी। और नतीजा
नतीजा वही हुआ जिसका डर था। आक्रमणों की जैसे बाढ़ आ गई। सबसे पहले 206 ईसा पूर्व में यूनानी आए, जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना बैक्ट्रिया राज्य बनाया। उनके पीछे पीछे शक, पार्थियन, कुषाण सब आ गए, एक के बाद एक लगातार हमले। और कमजोर हो चुका मौर्य साम्राज्य इस दबाव को झेल ही नहीं पाया। तो आखिर में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष यह है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किसी एक गलती या एक कमजोरी से नहीं हुआ। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी खतरे दोनों एक ही समय पर एक साथ आ गए। मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर इस बात को बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि जो अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन मजबूत राजाओं के समय में साम्राज्य की ताकत थी, वही कमजोर राजाओं के आने पर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। मतलब साम्राज्य का डिजाइन ही ऐसा था कि वो हमेशा एक शक्तिशाली शासक मांगता था, और जब वो नहीं मिला तो पूरा ढांचा ही चरमराकर गिर गया। और ये पूरी कहानी अंत में हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या मौर्य साम्राज्य का पतन बस एक अनोखी त्रासदी थी, एक ऐतिहासिक दुर्घटना, या फिर ये हर बड़े साम्राज्य का एक पूर्व अनुमानित चक्र है कि वो अपने चरम पर पहुंचेगा और फिर उसके अस्तित्व की बुनियाद ही उसके पतन का कारण बनेगी? ये सोचने वाली बात है।